तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। थंबनेल से आपने जान ही चुका होगा। तो अभी चुनाव हो रहे हैं बिहार में। तो मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में इसलिए बनाया क्योंकि देखिए अभी तो हमारे हमने हमने स्टार्ट किया है चैनल, ठीक है। और बड़ी वीडियोस मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं देखना पसंद करते हैं और शॉर्ट्स में डालता नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अगर 32-35 मिनट की वीडियो बनी है तो उसको दो पार्ट्स में डाला जाए। तो इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे कि अभी जो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें किन किन कड़ियों को देखकर और किन किन चीज़ों पर फोकस रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिहार विधानसभा का चुनाव दो चरणों में होने वाला है। आज है छः, मतलब कि 6 तारीख और 11 तारीख, जो कि आज है। वीडियो हो सकता है 1-2 दिन बाद आए। मैं ये वीडियो हो सकता है पहले भी शूट कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना उसी वक्त किया जाए क्योंकि थोड़े प्रभाव पड़ते हैं इससे चैनल पर, ठीक है। हाँ, तो बिहार में टोटल विधानसभा की 243 सीटें हैं, ठीक है। 243 सीटों में अब बिहार में स्पेशली देखेंगे तो दो गुट जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, दो गुट। उन दो गुटों में स्पेशली एक है जो कि एनडीए गठबंधन, जिसमें बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, सॉरी जेडीए, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है। तीसरा हम, जो कि जीतन राम मांझी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और आते हैं अति पिछड़ जाति से आते हैं। और चौथा है एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है, जो कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की पार्टी थी। और रामविलास पासवान की जो पार्टी एलजेपी थी वो दो गुटों में बट गई। दो गुटों मतलब कि एक जो रामविलास पासवान के बेटे यानी कि चिराग पासवान थे उनके गुट, और एक जो गुट थी वो बट गई उनके जो चाचा थे यानी चिराग पासवान के चाचा और रामविलास पासवान के भाई। तो एलजेपी के अलग हो गए दो पार्ट। तो एलजेपी आर यानी कि रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी आर, वो हो गई है एनडीए गठबंधन के साथ। एक दूसरा गुट गुट है जो कि महागठबंधन के नाम से या इंडी गठबंधन सो कॉल कह सकते हैं। उसमें हैं आरजेडी जो कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, और एक वीआईपी है जो कि मुकेश सहनी की पार्टी है। शायद नाम है उसका, दिमाग से मेरे उतर गया फुल फॉर्म उसका, जो वीआईपी का था। और फिर कुछ यही मोस्टली जो हैं ये तीन दो गुट बटे हुए हैं। तो बिहार पॉलिटिक्स में इसे देखा जा रहा है। अब बात करते हैं सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ। जो एनडीए यानी महा एनडीए की गठबंधन है उसमें 102 भाजपा को और 102 सॉरी 101 और 102 मिले हैं। 101 और 101 बीजेपी और जेडीयू को। 29 सीटें मिली हैं एलजेपी को और 6 सीटें मिली हैं हमको। टोटल 243 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। ये रहा एनडीए का। उसके बाद जो महागठबंधन है, महागठबंधन में अगर आप देखेंगे तो लगभग 60 सीटें कांग्रेस को मिली हैं और लगभग 110 120 के 100, हाँ, 120 से ज़्यादा करीब सीटें इनको मिली है, क्या कहते हैं, आरजेडी को। और फिर उसके बाद कुछ कुछ सीटें मिली हैं जो कि वीआईपी को, मैं शायद दिमाग से उतर गया। तो मेरा ये कहना है कि ये जो चुनाव हो रहा है इसमें एक एक आपने बहुत बार नाम सुना होगा प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज उनकी पार्टी है और जन स्वराज के फाउंडर हैं। तो प्रशांत किशोर के बारे में थोड़ी बहुत आप लोगों को भी जानकारी होगी कि उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी को कैंपेनिंग में, उनकी एक कंपनी है, कंपनी का शायद नाम मेरे दिमाग से उतर गया है, जो कि दे वर लाइक एजेंसी हु मैनेज द पॉलिटिकल, कह सकते हैं कि जो चुनाव प्रचार होता है उसको मैनेज करती हैं वो जो उनकी जो कंपनी है। तो 2014 में उन्होंने जिताया। फिर उससे पहले शायद 2009 या 8-9 में करीब जब गुजरात चुनाव हुए थे उस समय भी उन्होंने मोदी जी को एडवाइस किया। पॉलिटिकल कैंपेन करते हैं वो स्पेशली, मतलब उनका काम यही कैंपेनिंग करना है कि चुनाव के समय किस किस तरह से कैंपेनिंग होगी, क्या क्या होगे, किस किस तरह से हम किस मुद्दे पर बात करेंगे, कैंपेनिंग करते हैं। फिर उसके बाद नीतीश कुमार को बिहारी इलेक्शन 2020 में जिताना। फिर उसके बाद बहुत सारे तमिलनाडु में, कर्नाटका में कई जगह उन्होंने काम किया। तो अंत में उन्होंने सोचा कि अब हम खुद की पार्टी बनाते हैं जो कि बिहार डोमिनेटिंग होगी और बिहार के लिए हम लोग बात करेंगे। प्रशांत किशोर ने अपने 243 सीटों पर लगभग पूरे सीटों पर कैंडिडेट खड़ा किया। कुछ सीटों पर ऐसे सुनने में आया कि उनके कैंडिडेट ने शायद नॉमिनेशन वापस ले लिया या किसी और को सपोर्ट अपना दे दिया। वो तो खैर चुनाव है, चलता रहता है। अब बात करते हैं कि देखिए जो प्रशांत किशोर है ना, इन्होंने एक मुद्दा पूरी तरह से उठाया कि भाई हम पलायन रोकेंगे, युवाओं का पलायन रोकेंगे, मजदूरों का पलायन रोकेंगे, यार हर तरह का पलायन जो कि हमारे जो कि जिन ह्यूमन रिसोर्सों को हम अपने राज्य से दूसरे राज्यों में भेजकर उन राज्यों का विकास कर रहे हैं,
अपितु उनका हम अपने राज्य में ही उपयोग करके अपने राज्य का ग्रोथ कराएंगे। पॉपुलेशन वाइज बिहार तीसरा सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है। पर दिक्कत यही है कि जो पलायन है उसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर मज़दूर बाहर जा रहा है इसका मतलब हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कम है। अगर कोई पढ़ा लिखा बाहर जा रहा है इसका मतलब हमारे सर्विस सेक्टर कम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो कि हायर लेवल पे है वो कम है। तीसरी बात कि हमारी डेमोग्राफी है, जो कुछ रीजन जो ऊपर के रीजन है, जो पूर्वी बिहार के हैं, जो सीतामढ़ी या मोकामा के उधर वाले रीजन में है, जो कि पटना से ऊपर, उसमें थोड़ी बाढ़ की दिक्कत है, तो उसके लिए ना डैम है, उस तरह की सुविधाएं नहीं हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि हम शराबबंदी रोक देंगे, शराबबंदी चालू कर देंगे, जिससे बिहार की इकोनॉमी में बहुत सारे पैसे आएंगे और फिर उसके बाद उसी पैसे को बहुत सारी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा बिहार के ग्रोथ के लिए। सब मैं पढ़ रहा था, मेरे जैसे मैं खुद बिहार से हूँ, तो मैं जब गांव पे गया मैंने बहुत सारे लोगों से बात की और स्पेशली इसमें बताया जाता है कि 2020 के करीब जो चुनाव जीतने का बहुत बड़ा ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार का जो मास्टर स्ट्रोक था। ऐसा कहा जाता है कि भाई शराबबंदी था, कि महिलाओं ने उनको बढ़ चढ़ के वोट दिया। अभी भी शराब मिलता है, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बिहार में अभी भी आप जाएंगे तो शराब आपको आसानी से मिल जाएगा। पर महिलाओं का ये कहना था कि आसानी से पहले ठेके पे मिल जाता था, उनके पति ठेके पे ही रहते थे, उन्हें वहाँ से उठा के लाते थे, डोमेस्टिक वायलेंस होता था। लेकिन अब ये कम हो गया है, अब महंगा भी हो गया, क्योंकि अगर ब्लैक में कुछ चीज़ मिलता है तो महंगा हो जाता है। तो आदमी हफ्ते में एक बार पिएगा, महीने में 2 बार पी लेगा। पहले सस्ता था तो भाई 60-70 रुपये में पौवा लेके डेली पीते थे लोग, तो उससे और भी सिचुएशन वर्स थी। तो ये उनका मुद्दा बेकार है, उस पर खैर ठीक है, उनका विचार हो सकता है, उनको उस तरह के एस्पेक्ट से सोच रहे हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम रोज़गार देंगे बिहार में किस तरह का रोज़गार देंगे उस पर उन्हें एलोबरेट करेंगे, खुद बताएंगे चुनाव के बाद। तो देखिए ये मेन था। पर बिहार का जो मेन, उन्होंने सही बात कही कि भाई इस तरह की चीज़ें उनके हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन अभी जो घटनाक्रम चल रहा है जिसमें भाजपा और जेडीयू जो है वो साथ में लड़ रही है चुनाव, महागठबंधन ने अपने सीएम फेस यानी कि तेजस्वी यादव को उन्होंने सीएम का फेस बना दिया है। मुकेश साहनी को उन्होंने क्या कहते हैं, उप मुख्यमंत्री का फेस दिखा दिया कि भाई ये हमारे उप मुख्यमंत्री होंगे। तो तेजस्वी यादव की देखिए एलिजिबिलिटी यही है मुख्यमंत्री बनने की कि वो लालू यादव के बेटे हैं और एक बिहार की जो कि बड़ी पार्टी है आरजेडी, उसके अध्यक्ष के, उसके जो संस्थापक हैं उनके बेटे हैं। उसके अलावा तेजस्वी यादव की मेरे समझ से कोई कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि उन्हें मुख्यमंत्री प्रदेश का बनाया जाए। दूसरा मुकेश सहनी के बारे में बात करेंगे तो मुकेश सहनी एक मछुआरे या मल्हार जो वो होते हैं उस कम्युनिटी से आते हैं, अति पिछड़ा कम्युनिटी से आते हैं। वो बचपन में शायद बम्बई भाग गए थे, बम्बई में उन्होंने अपना जो कह सकते हैं बॉलीवुड में जो शूटिंग वगैरह के लिए जो प्रॉम्प्ट्स वगैरह बनाते हैं या स्टेज या कह सकते हैं जो शूटिंग के लिए जो घर बनाए जाते हैं और उस तरह की जो फेक चीज़ें बनाई जाती हैं उसमें उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, थोड़ा बहुत बिजनेसेस बढ़ाए। फिर उसके बाद उन्होंने बिहार में अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट की। तो मुकेश सहनी हैं एक फेस, क्योंकि देखिए बिहार में पॉपुलेशन वाइज देखिए कम्युनिटी में वोट चाहिए तो पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो कि लालू यादव के द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद एमवाई कम्बिनेशन मुस्लिम और यादव का कम्युनिकेशन, तो जो कोर वोटर्स हैं ना इनके मुस्लिम और यादव हैं। दूसरा जो अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग है या जो पासवान कुर्मी और इन सारी कम्युनिटी हैं, ये मोस्ट ऑफ द अलाइनमेंट इनका होता है जेडीयू कह सकते हैं और बीजेपी के साथ। ठीक है, तो देखना रोचक होगा कि आने वाले समय में किस तरह से घटनाक्रम बदलते हैं। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हम बताएं कि आप क्या सोचते हैं बिहार के बारे में, ताकि हम इस वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें और आने वाले वीडियोज़ में भी और अच्छी तरह से आपको डिलीवर कर पाएँ। धन्यवाद।